हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु सुहेल तुर्की। इस टॉपिक में आज हम लोग ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे। आइए जानेंगे कि किस तरीके से ऋग्वेद का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इंडियन आर्ट एंड कल्चर में और इंडिया की फिलॉसफी में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले हमें जानने को मिलता है कि ऋग्वेद एक बहुत ही ओल्डेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है हिंदुइज्म की, और यहीं से शुरुआत होती है इंडिया के कल्चर की। जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मिलता है, यानी आइए इसका पता करना होगा कि आखिर ये शुरुआत हुई कहाँ से। तो हमें ऋग्वेद के अंदर काफी सारे भगवानों के नाम भी ऐसे पता चले, और प्लस हमें ये पता चलता है कि ये सबसे ओल्डेस्ट है, जिसकी कंपोजिशन कुछ 1500 से 1200 बीसी के अंडर हुई। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस तब पता चलता है कि इसको आज भी इंडियन यूरोपियन लिटरेचर के साथ रेलिवेंट करके देखा जाता है। यानी यहाँ बात की जाती है ज़ेंड अवस्था की, और कहा जाता है उस बुक में भी काफी सारे इंडियन भगवानों के बारे में लिखा गया। साथ में ही ऋग्वेद के अलग अलग डिवीजन भी कर दिए गए। इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, और उस 10 पार्ट्स के अंदर कुछ नियर अबाउट हमें अलग अलग स्टेंजास देखने को मिलते हैं, और वो डेडिकेट किए गए हैं। हर मंडला के अंदर जो हिम्स यूज किए गए वो प्योरली किसी पर्टिकुलर डाइटीज के लिए लिखे गए। तो हम पता कर सकते हैं इस बुक से कि भारत के अंदर जो अर्लियर फॉर्म ऑफ रिलीजन था वो कैसा था। उसी के साथ साथ हमें इसकी सिग्निफिकेंस तब पता चली जब भारत के अंदर इन रिलीजन का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। तो सबसे पहले हमें यह पता चलता है कि ऋग्वेद का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भारत के समाज को शेप करने में और उसके पर्टिकुलर रिचुअल्स और बिलीफ को बताने के लिए। ऋग्वेद के अंदर अगर हम प्राइमरी सोर्स देखें तो आज भी जो हम लोगों के यहाँ पे रिलीजन को यूज किया जाता है तो उसका सोर्स वैदिक रिलीजन से ही लिया जाता है। इसके अंदर डिवोशनल और फिलोसफिकल थीम्स भी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। यानी कि फिलोसफिकल चीजें जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ऋग्वेद ने काफी सारे नेचुरल फोर्सेस के बारे में बात की है, और उन नेचुरल फोर्सेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि इसको नेचर ऑफ द यूनिवर्स के साथ जोड़ा गया है, यानी रिलेशन बिटवीन द गॉड्स एंड द ह्यूमंस। यही फिलॉसफी आज तक चलती रही। साथ में ही हमें पता चलता है कि यहाँ इस ऋग्वेद के अंदर काफी सारे सैक्रिफाइसेस की भी बात की गई। तो आइए देखते हैं कि सैक्रिफाइसेस क्या थे। तो इनको जो वर्ड यूज किया गया हम सिंपली यजना कहते हैं। ये रिचुअल्स सैक्रिफाइसेस इसलिए किए जाते थे ताकि कम्युनिकेशन हो डिवाइन। और यहाँ पे पता चलता है कि उस समय के जो सैक्रिफाइसेस थे वो बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे, जो लेटर ऑन बहुत रिजिड भी हुए। यहाँ पे इस बुक के अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दी गई है कि आखिर रिचुअल किस तरीके से होने चाहिए। और साथ में ही हमें पता चलता है कि ये प्योरली बुक डाइटीज और प्योरली मिथोलॉजी के बारे में बात करती है। आइए देखते हैं कि ऋग्वेद के अंदर किन भगवानों के बारे में बात की गई है। ऋग्वेद के अंदर सबसे ज्यादा इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम भगवान के बारे में कहा गया है, और यही इंडिया की पूरी हिस्ट्री और फिलॉसफी के अंदर ये वर्ड बार बार यूज हुए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ऋग्वेद के अंदर जो लैंग्वेज थी और उसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस कैसी है, तो हमें पता चलता है कि ऋग्वेद की जो लैंग्वेज है वो अर्लियर फॉर्म ऑफ संस्कृत थी। और साथ में ही इसको हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे देखें तो भारत का जितना भी आज संस्कृति और सभ्यताओं की जानकारी है वो ऋग्वेद से ली जाती है, और इसका इन्फ्लुएंस आज भी भारत के हिंदुइज्म पे है, और हिंदुइज्म के अलग अलग सेक्ट पे भी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद ने भारत के समाज को और भारत की हिंदू फिलॉसफी और रिचुअल और मैथोलॉजी को आज भी बनाए रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट आज का जो मॉडर्न हिंदू प्रैक्टिसेस है वो भी ऋग्वेद से ही रिलेटेड है, और इसकी जानकारी हमें 19 सेंचुरी में देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंटली अगर हम लोग प्योरली देखें कि ऋग्वेद है क्या, तो इसका कंक्लूजन इस तरीके से आता है कि ऋग्वेद एक इमेंसिव हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट रिलीजियस बुक है। जी हाँ, इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस और ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। यह हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है एंशियंट रिलीजन, रिचुअल और फिलोसफिकल आइडियाज ऑफ एंशियंट हिंदू, और इसी से हम उनके समाज के बारे में भी पता करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऋग्वेद में भारत के समाज के बारे में क्या लिखा गया। सो स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।